हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले पूरे संस्कृति आईएएस टीम की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू जी को ढेर सारी बधाई। वो फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट हैं भारत के, तो वो भारत को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी। उनका जो स्ट्रगल है वो हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। तो आज मैं आपसे 16वें राष्ट्रपति चुनाव के बारे में डिस्कस करूंगा, जानेंगे द्रौपदी मुर्मू जी से संबंधित कुछ रोचक बातों को, समझेंगे राष्ट्रपति चुनाव किस प्रकार से होता है, कौन लोग इसमें भाग लेते हैं, प्रक्रिया क्या है, जीत के लिए आवश्यकता किस किस चीज की होती है, और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के सवाल को भी इसमें हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि 16वां राष्ट्रपति चुनाव था, इसलिए ये न्यूज में है। वैसे हम लोग इसको देख लेंगे अभी न्यूज में क्यों है। भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कुछ रोचक बातें करेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, संबंधित संवैधानिक प्रावधान जो राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। प्रक्रिया क्या है, प्रत्येक वोट का मूल्य क्या है और इसकी गणना कैसे की जाती है, इसके बारे में भी देखेंगे। जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है यह भी देखेंगे, और यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां देखिए ये थोड़ा सा जो एक आंकड़ा है जो ध्यान में रखेंगे, बस 18 जुलाई 2022 को हुआ। वोटिंग टर्नआउट परसेंट कितना है, 99.88% है। नॉमिनी जो है वो द्रौपदी मुर्मू जी है, पार्टी बीजेपी है, अलायंस एनडीए है, होम स्टेट इनका उड़ीसा है। इलेक्टोरल वोट इनको कितना पड़ा है, 6,76,803। परसेंटेज ऑफ वोट कितना है, 65.01%। यशवंत सिन्हा जी ऑपोजिशन में, इसके ठीक ऑपोजिशन में खड़े थे एआईटीसी पार्टी से। यूनाइटेड ऑपोजिशन है, बिहार होम कैडर, होम इनका स्टेट है। 3,80,177 इलेक्टोरल वोट है, और परसेंटेज इनका 34.99% इनको मिला है। चलिए तो भारत के ये 15वें राष्ट्रपति हैं, ध्यान दीजिएगा। 16वां राष्ट्रपति चुनाव है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ये क्या है, 15वें राष्ट्रपति है। आपने देखा कि राजेंद्र प्रसाद जी भी 2 बार राष्ट्रपति बने थे, तो ये भारत के 15वें राष्ट्रपति हैं। व्यक्तिगत तौर पर 15वें हैं, और अगर चुनाव की बात करें तो ये 16वां राष्ट्रपति चुनाव था। तो उड़ीसा के एक बेहद ही साधारण घर से आने वाली आदिवासी परिवार की बेटी द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो सोशल मीडिया आपने देखा होगा, फेसबुक, सोशल मीडिया सभी जगह पे ट्रेंडिंग में है कि फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, और ये उड़ीसा के एक बेहद ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखती हैं। 2022 का भारतीय राष्ट्रपति चुनाव 16वां राष्ट्रपति चुनाव था, जो भारत में 18 जुलाई 2022 को हुआ था। मुर्मू भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। वह प्रतिभा पाटिल के बाद यह पद संभालने वाली दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। तो यहां ध्यान दीजिएगा, महिला की अगर बात करें तो सेकंड महिला है, फर्स्ट महिला प्रतिभा पाटिल जी थी। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ट्राइबल प्रेसिडेंट की, तो वो द्रौपदी मुर्मू जी फर्स्ट हैं। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कुछ रोचक बातें हैं। देखिए 64 वर्षीय हैं, 64 साल की हैं। इनका जन्म उड़ीसा के मयूरभंज जिले में संथाल जनजाति के एक परिवार में हुआ था। आप लोगों ने जब यूपीएससी में पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने संथाल विद्रोह के बारे में अवश्य सुना होगा, किस प्रकार संथालों ने अंग्रेजों के नाको चने चबवा दिए। तो ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1855-56 के समय में ये विद्रोह हुआ था। संथाल, जिसे संथाल भी कहा जाता है, गोंड और भीलों के बाद भारत में तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है। उनकी आबादी ज्यादातर उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में वितरित की जाती है। मतलब ज्यादातर ये बटे हुए हैं उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में। उन्होंने 2015 से 21 तक झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है। भाजपा के एक सदस्य के रूप में वह 2 बार 2000 में और 2009 में रायरंगपुर सीट से राज्य विधानसभा के लिए चुनी भी गई हैं, भाजपा के एक सदस्य के रूप में। तो राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है,
कौन लोग इसमें शामिल होते हैं? तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल प्रणाली के माध्यम से होता है, जिसमें राष्ट्रीय मतलब नेशनल लेवल और राज्य मतलब स्टेट लेवल के सांसद द्वारा वोट डाले जाते हैं। ठीक है, तो मतलब राष्ट्रीय लेवल मतलब एमपी और राज्य में विधानसभा के स्तर पर इसमें वोट डाले जाते हैं। चुनाव का आयोजन भारतीय चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। निर्वाचक मंडल में कौन कौन है? संसद के उच्च एवं निम्न सदन जो लोकसभा और राज्यसभा है, दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित सदस्य हैं, मनोनीत नहीं हैं। तो यहां पर लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। उसके बाद राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधायिकाएं हैं, राज्य विधायिकाएं हैं, राज्य विधानसभा है, तो वहां का केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। यहां पर यह भी आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर विधान परिषद के सदस्य नहीं आते हैं, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद का कोई रोल नहीं होता है, और साथ ही साथ लोकसभा एवं राज्यसभा के मनोनीत सदस्य का कोई रोल नहीं होता है। तो दो प्रकार के जो लोग हैं जो शामिल नहीं होते हैं, एक मनोनीत और दूसरे राज्य विधान परिषद के सदस्य, ये शामिल नहीं होते हैं। और केंद्र शासित प्रदेश में वैसे प्रदेश जहां पर राज्य विधानसभाएं हैं, वो जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर संबंधित संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, अनुच्छेद 57 पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता, अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु क्या योग्यता है, इसको लेकर बात करता है। प्रक्रिया क्या है? मतदान से पूर्व क्या होगा? नामांकन चरण होता है, और नामांकन चरण में क्या है? उम्मीदवार चुनाव में खड़े होने का इरादा प्रस्तुत करता है कि भाई हम खड़ा होना चाहते हैं, और 50 जो है वो प्रपोजल होते हैं, मतलब प्रस्तावक होते हैं, और 50 समर्थक की हस्ताक्षरित सूची के साथ नामांकन दाखिल करता है। पहले क्या होता था कि जिसको भी मन किया मुंह उठाकर चले गए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने, इसीलिए क्या नियम लाया गया कि भाई 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 समर्थक चाहिए। ये प्रस्तावक और समर्थक राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के निर्वाचक मंडल के सदस्यों में से कोई भी हो सकता है, तो चाहे वो राज्य स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर हो, इसके जो निर्वाचक मंडल में जो सदस्य शामिल हैं उसमें से ये कोई भी हो सकता है। निर्वाचक मंडल अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भाई जो राष्ट्रीय स्तर में एमपी लोकसभा या राज्यसभा के, लेकिन मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित, और साथ में राज्य स्तर में कौन? राज्य विधानसभा के निर्वाचित, राज्य विधान परिषद के नहीं, तो ये भी है। और केंद्र शासित प्रदेश के 50 प्रस्तावकों और समर्थकों की आवश्यकता से संबंधित नियम तब लागू किया गया जब चुनाव आयोग ने 1974 में यह देखा कि कई ऐसे उम्मीदवार जिनमें से कई के जीतने की संभावना भी कम थी, द्वारा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भर दिया गया था। मैंने आपको बताया कि किसी को मन किया, जिनको जितना भी नहीं है वो क्या कर दिया? नामांकन भर दिया। तो उससे क्या हो गया? समय और पैसा दोनों की, रिसोर्सेज दोनों की बर्बादी होती है। एक मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन का प्रस्ताव या समर्थन नहीं कर सकता। अब मैं अगर मान लेते हैं कि किसी ए नंबर के लिए एक समर्थक हूं या प्रस्तावक हूं, तो मैं फिर अब बी नंबर का समर्थक या प्रस्तावक नहीं बन सकता, एक ही उम्मीदवार का बनूंगा ना। अब ऐसा थोड़े कि एक ही आदमी दो जगह बन जाएगा। तो यही बात ये बोल रहा है। प्रत्येक वोट का मूल्य क्या है और इसकी गणना कैसी की जाती है? प्रत्येक सांसद जो एमपी होते हैं और विधायक जिसको आप एमएलए कहते हैं, उन दोनों का जो उन दोनों के द्वारा जो डाले गए वोट हैं, उनका जो काउंट है, मतलब उनकी जो गणना है, वो एक नहीं की जाती है। डाले गए वोट की गणना एक वोट के रूप में नहीं की जाती है। अभी आपको मैं बताऊंगा क्या है इसका मतलब। एक दोनों के वोट का वैल्यू एक नहीं है। राज्यसभा और लोकसभा के प्रत्येक सांसद के वोट का मूल्य जो है वो 700 निश्चित है। तो देखिए, एमपी ऑफ राज्यसभा या फिर एमपी ऑफ लोकसभा, उनका एक वोट का मूल्य 700 है। मतलब इन दोनों का जो मूल्य है वो तो सेम है।
एमपी ऑफ राज्यसभा हो या फिर एमपी ऑफ लोकसभा हो, लेकिन राज्य के विधानसभा के जो सदस्य हैं, राज्य विधानसभा के, जिनको आप एमएलए कहते हैं, उनका वोट अलग होता है। ठीक है, विधायकों के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों की जनसंख्या पर निर्भर करता है। जैसे मैंने आपको बताया, अब उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विधायक के लिए सबसे अधिक वोट मूल्य 208 है। अब देखिए, विधायकों में भी अलग अलग राज्य के विधायकों का जो एमएलए हैं उनका वोट मूल्य अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे यूपी में 208 है, महाराष्ट्र में 175 है और अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 8 है। ये उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। लेकिन जहां तक हमने बात किया राष्ट्रीय स्तर पे जो एमपी ऑफ लोकसभा या फिर एमपी ऑफ राज्यसभा है, उनके वोट का वैल्यू सेम होता है, 700 निश्चित है। लेकिन राज्य के जो एमएलए हैं उनका वोट का वैल्यू अलग अलग राज्य के एमएलए का अलग अलग होता है। जैसे यूपी राज्य के एमएलए का 208 है, महाराष्ट्र का 175 है और अरुणाचल प्रदेश का 8 है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हर राज्य की अपनी अलग अलग जनसंख्या है और इनके वोट का मूल्य राज्य की जनसंख्या पर आधारित है। इसको हम लोग एक फॉर्मूले के आधार पर भी देख सकते हैं। देखिए, एमएलए के वोट का वैल्यू क्या है? पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, मतलब ये इस पर जो है वो काफी ज्यादा निर्भर करता है। और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज ऑफ दैट स्टेट, मतलब उस राज्य में जो निर्वाचित एमएलए हैं उसका नंबर गुना 1/1000। और एमपी के वोट का वैल्यू क्या होता है? सम टोटल ऑफ द वोट्स ऑफ इलेक्टेड एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी। जैसा मैंने बताया था कि केंद्र शासित प्रदेश जहां पर राज्य विधानसभाएं हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, उसको भी शामिल किया जाता है बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के टोटल नंबर ऑफ एमपीज। ठीक है, तो ये जो है ये तो सबके लिए 700 है, लेकिन ये अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होता है क्योंकि ये डिपेंड करता है राज्य की जनसंख्या पर। ठीक है, चल ये लिखा है एटलीस्ट 50% वोट मस्ट बी सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स। जीतने के लिए भाई इतना तो चाहिए ही होगा। जीत सुनिश्चित करने के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, देखिए, एक मनोनीत उम्मीदवार साधारण बहुमत के आधार पर जीत हासिल नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि भाई मान लो मेरा 2 वोट है, तुम्हारा 3 है, तुम जीत गए। ऐसा नहीं है कि एक भी वोट ज्यादा है तो जीत जाएंगे। यहां पर क्या है, बल्कि वोटों के एक विशिष्ट कोटे को हासिल करने वाली प्रणाली के माध्यम से जीत सुनिश्चित होती है। आपको एक मिनिमम कोटा प्राप्त करना है तभी आप जीत पाएंगे। यहां यह सिस्टम नहीं है कि सिंपल, जैसा आपने देखते होंगे जो आपका स्टेट में इलेक्शन होता है या नेशनल लेवल पर इलेक्शन होता है, मान लो किसी को आया 1,01,111 वोट और किसी को आ गया 1,01,112 वोट, तो 112 वोट वाला जीत गया एक वोट से। ऐसा सिस्टम यहां पर नहीं है। यहां पर एक निश्चित कोटा प्राप्त करना काफी जरूरी है, उसके बाद ही जीत होगा। मतगणना के दौरान चुनाव आयोग द्वारा मतपत्रों के माध्यम से निर्वाचक मंडल द्वारा डाले गए सभी वैध मत, जो भी निर्वाचक मंडल में है, स्टार्टिंग में ही कह दिया निर्वाचक मंडल में कौन कौन है, लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित एमपी, राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां पर राज्य विधानसभाएं हैं वहां के भी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान परिषद और लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। ठीक, तो उस वैध मतों का योग किया जाता है सभी वोटों का, और जीत के लिए उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 50% प्लस 1 प्राप्त करना होता है। अभी आपने देखा कि 65.01% आया, तो क्या है नियम, क्या है 50% और प्लस 1 प्राप्त करना होगा। टोटल जो वैध मतों का योग किया गया और जो भी योग आया उसका 50% प्लस 1 ये प्राप्त करना होगा जीतने वाले। क्लियर है? राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है
और गुप्त मतदान की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, कभी इस पर बात करेंगे। इसमें क्या होता है, प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है, अलग अलग प्राथमिकताएं होती है और उसके आधार पर जो है वो लोग वोट करते हैं। ठीक, देखिए यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में विगत प्रश्न में आया था 2018 में, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। मैंने आपको बताया यूपी का अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, अरुणाचल प्रदेश का 9 है, अलग अलग है क्योंकि राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है। तो फॉर्मूले में ही राज्य की जनसंख्या आती है, जिसके कारण ये अलग अलग हो जाता है। लोकसभा सांसदों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सांसदों के वोट मूल्य से अधिक होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। इन दोनों का मूल्य कितना होता है, 700। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1, केवल 1। ठीक, तो ये जो है ये हम लोगों ने थोड़े से चीजों को समझा। इसमें जो ये एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है, इस पर कभी बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार जो है वो प्रायोरिटी डिसाइड होती है। उसके लिए एक वृहत लेक्चर लेकर आना पड़ेगा। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।